देखें, स्क्रीन आपके साथ मेरे ख्याल से शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड में इस स्क्रीन को शेयर करता हूँ आपके साथ। स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन अभी आपको आई थिंक शेयर हो जाएगी। स्टूडेंट, स्क्रीन शेयर हो रही है? सर स्क्रीन शेयर हो रही है। चलो सही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। अब देखो, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ मसल कंट्रैक्शन। यानी जब आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको कौन कौन सी चीजें कंट्रोल करती हैं, यानी किसके कंट्रोल में हमारी मसल कंट्रैक्शन है। थ्री फैक्टर हैं जिनके कंट्रोल में हमारी मसल कंट्रैक्शन है, जिसमें नर्व इम्पल्स आ जाता है, कैल्शियम आइन आ जाता है और एनर्जी आ जाती है। तीन हैं जिसके कंट्रोल में हमारी मसल कंट्रैक्शन है। अच्छा, अब देखो मैं पूरा, क्योंकि मसल की जो कंट्रैक्शन होती है मैंने आपको बताया था कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए जो बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है वो सार्कोमेयर है। सही ना, दो जेड लाइन के दरमियान वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? सार्कोमेयर। अब मैं अगर पूरा मसल ना बनाऊं यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक मसल का सिर्फ सेल बना दूं, मसल के सेल को कॉन्ट्रैक्ट होते हुए मैं दिखा दूं। जब एक मसल का सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपको पता है पूरे के पूरे मसल के सेल एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो हम यहाँ पर एक सेल की कंट्रैक्शन देख लें, वो मसल की कंट्रैक्शन हो जाएगी। सही है ना। अब मसल्स के अंदर होते हैं मायोफिब्रिल, और मायोफिब्रिल के अंदर होते हैं मायोफ्लेमेंट, थिन और थिक फिलामेंट। ये मैं थिन फिलामेंट बना देता हूँ। और बीच में क्या है? ये है थिक फिलामेंट। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा थिक फिलामेंट का और थिन फिलामेंट। अब देखो ये मसल कब कॉन्ट्रैक्ट होगा? हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो मैसेज आता है वो कौन लेकर आता है? मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आता है। कौन लेकर आएगा ये मैसेज? मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेकर आया है। ये मोटर न्यूरॉन है कि ये ब्रेन से मैसेज लेकर आएगा, और जो ब्रेन से मैसेज एक करंट के जरिए आएगा, और उस करंट को हम कहेंगे नर्व इम्पल्स। यानी हमारे ब्रेन से क्या आएगी? एक नर्व इम्पल्स आएगी इस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए। तो आपकी बुक कह रही है मसल आर स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय नर्व इम्पल्स। यानी नर्व मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए जो स्टिमुलेशन मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? नर्व इम्पल्स से मिलेगी। मैसेज फ्रॉम सीएनएस, यानी ये मैसेज कहाँ से आ रहा है आपको? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाती है। that travel along the motor nerve from brain और स्पाइनल कोड। यानी ये जो नर्व इम्पल्स आता है या तो ब्रेन से भी आ सकता है, स्पाइनल कोड से भी आता है, और वो किसके जरिए ट्रेवल करता हुआ आता है? मोटर न्यूरॉन के जरिए ट्रेवल करता हुआ आता है। द मसल्स आर सो डिपेंडेंट ऑन नर्व इम्पल्स that they not only stop contracting but degenerate if the stimulate nerve damage or it cut away as the case of with polio infection। कहता है कि ये जो नर्व इम्पल्स आती है, सही ना, यहाँ पर जो नर्व इम्पल्स आती है, इस नर्व इम्पल्स पर हमारे मसल्स इतने डिपेंडेंट होते हैं, यानी जब तक इस मसल को आपके, मिसाल के तौर पे ये एक मसल है, ये आपका बाइसेप मसल है हाथ का, मिसाल के तौर पे। अब क्या होता है? इसको मोटर न्यूरॉन से ये नर्व इम्पल्स आ रही है। अगर ये नर्व इम्पल्स इसको ना मिले तो सिर्फ ये नहीं होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट होना रुक जाएगा, बल्कि ये डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, हमारे मसल्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं, हो जाएंगे। इसका मतलब ये इस नर्व इम्पल्स के ने हमारे मसल्स को जिंदा भी रखा हुआ है। हमारे मसल्स को जो जिंदा रखा हुआ है, इसको वो किसने रखा हुआ है? इस नर्व इम्पल्स ने। सही है ना। तो नर्व इम्पल्स पर इतना ज्यादा जो है वो क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इस नर्व इम्पल्स का और कैल्शियम आइंस का आपस में क्या ताल्लुक है। इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर इरेज करूंगा। मैं थोड़ी सी इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा आपको, ताकि ये आपको समझ में आ जाए कैल्शियम आयन का और ये नर्व इम्पल्स का आपस में ताल्लुक क्या है। एनर्जी के बारे में बात हम बाद में करेंगे। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक मसल का बड़ा सा सेल। ये चले, मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको बना रहा हूँ। ये मसल सेल है, सही है। मसल सेल में होते हैं मायोफिब्रिल। तो चलो मसल सेल में ये मैंने बना दिया एक, क्या है ये? मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल में होते हैं थिन और थिक फिलामेंट। चलो ये रेड कलर से मैं बना देता हूँ थिन फिलामेंट। ये रेड कलर से, ये थोड़े से जो है वो पिंक कलर से मैंने ये बना दिया, क्या है ये? थिन फिलामेंट। ये क्या है? ये
थिन फिलामेंट है। और ब्लू कलर में यूज करता हूँ यहाँ पर, किसके लिए यूज कर लेता हूँ, मैं इसको यूज कर लेता हूँ ये थिक फिलामेंट के लिए। तो ये क्या हो गया, ये थिक फिलामेंट हो गए। और ये थिक फिलामेंट के बल्बस हेड है, इसको हमने पढ़ा था ना, थिक फिलामेंट के ये हेड्स हैं, ये यहाँ पर। अब इन थिक फिलामेंट्स के हेड, यानी इन थिक फिलामेंट के हेड्स ने थिन फिलामेंट के साथ अटैच होना है। और इनके बाइंडिंग साइड कहाँ लगे हुए हैं, इनके बाइंडिंग साइड लगे हुए हैं किसके ऊपर, इस थिन फिलामेंट पे इसके बाइंडिंग साइड लगे हुए हैं। थिन फिलामेंट के एक्टिन प्रोटीन पर इसके बाइंडिंग साइड लगे हुए हैं। लेकिन इनके बाइंडिंग साइड को कवर किया हुआ है एक प्रोटीन ने, जिसको मैं येलो से शो कर रहा हूँ। एक प्रोटीन ने इसको कवर किया हुआ है, और इस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोमायोसिन। ये जो ब्लू कलर से मैं शो कर रहा हूँ, ये ट्रोपोमायोसिन है। और ये ट्रोपोमायोसिन क्या करते हैं, इन थिक फिलामेंट के बाइंडिंग साइट को, जो कि थिन फिलामेंट पर मौजूद हैं, उनको क्या किया हुआ है, उनको कवर किया हुआ है। जब तक ये ट्रोपोमायोसिन यहाँ से हटेगा नहीं, जब तक ये येलो कलर के जो थ्रेड हैं, जिनको मैं ट्रोपोमायोसिन कह रहा हूँ, जब तक ये यहाँ से हटेंगे नहीं, उस वक्त तक ये थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट आपस में मिल नहीं पाएंगे। सही है ना। अच्छा, एक और चीज होती है, मैंने आपको बताया था कि जो थिन फिलामेंट होते हैं उनमें 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। ये येलो कलर का जो मैंने प्रोटीन यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ये येलो कलर में मैंने जो शो किया है, ये बेसिकली क्या है, ये येलो कलर में जो प्रोटीन है, ये है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन ये येलो कलर का प्रोटीन है। और जो दूसरा कलर मैंने यूज किया है, ये जो लाइट सा कलर मैंने यूज किया है, ये कलर, ये जो है, ये कौन सा ये क्या है, ये बेसिकली थिन फिलामेंट में ये एक्टिन है। ये क्या है, एक्टिन है। अभी मैं एक और कलर यूज कर लूं, अगर व्हाइट कलर अगर मैं यहाँ पर यूज कर दूं, इसके ऊपर एक और प्रोटीन यहाँ लगे हुए होते हैं थिन फिलामेंट्स के ऊपर, जिनको मैं व्हाइट कलर से शो कर रहा हूँ। और इन व्हाइट कलर के जो प्रोटीन है, इनको मैं नाम दे रहा हूँ ट्रोपोनिन। अब होता क्या है, जैसे अब देखो बात समझो, कि जैसे ही आपका मोटर न्यूरॉन यहाँ पर आता है, जैसे ही मोटर न्यूरॉन यहाँ पर आता है, किसके पास, आपके मसल्स के सेल के पास, मसल की सेल मेम्ब्रेन के पास, तो इस मोटर न्यूरॉन से एक केमिकल रिलीज होता है, जिसको कहते हैं एसिटाइकोलिन। यहाँ से एक केमिकल रिलीज कर देता है, ये केमिकल छिड़क देता है, समझ लो, इसके न्यूरॉन के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइकोलिन। जैसे ही एसिटाइकोलिन जो है, वो एसिटाइकोलिन फिर किसको स्टिमुलेट करता है, यहाँ पर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनमें कैल्शियम भरा होता है। मसल्स के सेल में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें कैल्शियम भरा होता है। जैसे ही एसिटाइकोलिन टच करता है इसको, किसको, सेल मेम्ब्रेन को, सार्कोलीमा को, तो कैल्शियम गेट ओपन हो जाते हैं, किसके, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम गेट ओपन होते हैं। जैसे ही कैल्शियम गेट ओपन होते हैं, कैल्शियम बाहर निकल जाता है। और कैल्शियम जैसे ही बाहर निकलता है, ये ट्रोपोनिन के साथ जाकर कैल्शियम क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ अटैच होता है, तो ट्रोपोनिन फिर क्या करता है, ये येलो कलर के जो ट्रोपोमायोसिन है, येलो कलर के क्या है, ये जो ट्रोपोमायोसिन है, इनको इधर से हटाकर, इनको कहाँ खींच लेता है, इनको खींच लेता है ऊपर की तरफ। यानी ये जो येलो कलर के ट्रोपोमायोसिन है, ये डिस्प्लेस हो जाएंगे अपनी जगह में, कहाँ आ जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे। ये कहाँ चले गए, ये डिस्प्लेस हो गए, इसको कहाँ खींच लिया, ऊपर की तरफ। जैसे ही इसको ऊपर की तरफ खींचा, तो क्या एक्सपोज हो गए, उसके साथ ही जो है वो, जो बाइंडिंग साइट थे, यानी एक्टिन पे जो बाइंडिंग साइट थे, जिसके साथ इन हेड ने अटैच होना है, वो एक्सपोज हो गए। जैसे ही बाइंडिंग साइट एक्सपोज हुए, तो ये थिक फिलामेंट के हेड जो है, वो थिन फिलामेंट के साथ क्या हो गए, जाकर अटैच हो गए। देखो, थिन फिलामेंट के हेड किसके साथ अटैच हो गए, थिक फिलामेंट के साथ अटैच हो गए। और ये क्या बन गया है, क्रॉस ब्रिज जो है वो बन गया। तो अब देखो सीक्वेंस क्या बना है इसका। सबसे पहले मोटर न्यूरॉन आया, और मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन को जो है वो जैसे ही मोटर नर्व इम्पल्स कहाँ किसके करीब आया, मसल्स के करीब, तो मोटर न्यूरॉन से रिलीज हुआ एसिटाइकोलिन। फिर एसिटाइकोलिन ने क्या किया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो मसल्स के, उनको हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
उसने क्या किया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो गेट्स थे वो ओपन कर दिए, और जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के गेट्स ओपन हो गए तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज होके कहाँ आ गया, मसल्स के साइटोप्लाज्म में। वहां से जाकर वो किसके साथ अटैच हो गया, ट्रोपोनिन के साथ जाकर अटैच हो गया। जैसे ही वो ट्रोपोनिन के साथ अटैच हुआ तो ट्रोपोमायोसिन को खींच कर नीचे से वो कहाँ लेकर आ गया, ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये थिक फिलामेंट के हेड थिन फिलामेंट के साथ अटैच हो गए। यहाँ तक की हमने बात अभी तक कर ली। चलें क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन कर रही हैं वानिका, सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रोपोनिन। अभी मैंने आपको बताया कि ट्रोपोनिन जो है, यहाँ पर आपकी बुक में के लिहाज से ट्रोपोनिन का यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, वैसे तो ट्रोपोनिन के और भी फंक्शन है। ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन अटैच होता है। ट्रोपोनिन के साथ क्या अटैच होता है, कैल्शियम आयन। और फिर कैल्शियम आयन के साथ, ट्रोपोनिन के साथ जब कैल्शियम आयन अटैच हो जाता है तो ट्रोपोनिन क्या करता है, ये जो ट्रोपोमायोसिन था जिसने बाइंडिंग साइट को छुपा के रखा हुआ था, उसको क्या कर दिया, उसको ऊपर की तरफ खींच के एक्टिन के मायोसिन के जो बाइंडिंग साइट थे एक्टिन पर, उनको क्या कर दिया, उनको एक्सपोज कर दिया। अब ये क्रॉस ब्रिज बन गया। ये क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गया। अब इस क्रॉस ब्रिज को, थिन फिलामेंट को खींचकर थिन फिलामेंट को खींचकर अब कहाँ लेकर आना है, इसको थिक फिलामेंट की तरफ लेकर आना है। यानी इन थिन फिलामेंट को खींचेगा और खींचकर कहाँ लेकर आएगा, ऐसे ये थिक फिलामेंट की तरफ। ये जो मायोसिन के हेड है ये। लेकिन इसके लिए इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी इसको कौन देगा, एनर्जी देगा एटीपी। एनर्जी कौन देगा, एटीपी। यानी एटीपी जब एडीपी में टूटेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में टूटेगा तो उससे क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और वो एनर्जी इस थिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड ओवर कराने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। अब एटीपी कहाँ से आते हैं, एटीपी आते हैं ग्लूकोज से। और ग्लूकोज कहाँ से आता है, ग्लूकोज आता है ग्लाइकोजन से। आपका ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज टूट के क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। अब एक और चीज भी होती है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट। एक चीज होती है क्रिएटिनिन फॉस्फेट। अब क्रिएटिनिन फॉस्फेट का काम क्या है, वैसे तो आपकी बुक में क्रिएटिनिन फॉस्फेट का काम बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सही तरह नहीं बताया है। क्रिएटिनिन फॉस्फेट क्या करता है, ये जो एडीपी बन गया है ना, अब ये एडीपी दोबारा अगर एटीपी में कन्वर्ट होना चाहे तो इसको एक फॉस्फेट चाहिए होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट क्या करता है, एडीपी को एक फॉस्फेट दे देता है, तो उससे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए भी एनर्जी चाहिए थी। अब ये मसल जब दोबारा रिलैक्स होगा, अपनी पुरानी वाली हालत में जाएगा, और पुरानी वाली हालत में जाने के लिए क्या कराना पड़ेगा, इसकी जो कनेक्शन है ये दोबारा तोड़ना पड़ेगा, इसका कनेक्शन यहाँ से मसल्स का, फिर ये दोबारा रिलैक्स हो जाएगा। तो उसका क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए, फिर उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होगी। और वो एनर्जी भी कौन देगा, वो एनर्जी भी देगा एटीपी। तो एटीपी जो बनते हैं, फिर दोबारा एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए फॉस्फेट चाहिए होता है, और वो कौन देता है, वो देता है क्रिएटिनिन फॉस्फेट। चलें इस पूरे कहानी को जो है मैं एक दफा फिर जो है वो आपको रिपीट कर देता हूँ। एक बार फिर मैं ये पूरी की पूरी जो है वो बात आपको ऐसे समझा देता हूँ। ये देखो, हमारा जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मिसाल के तौर पे ये एक मसल का सेल है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये हमारा एक मसल का सेल है, समझ लो पूरा, ये पूरा एक मसल का सेल हो गया। मसल के सेल में ये हो गया मायोफिब्रिल। ये क्या हो गया इसके अंदर, मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल में होते हैं थिन और थिक फिलामेंट। क्या होते हैं, थिन और थिक फिलामेंट। ये रेड कलर से मैं शो कर रहा हूं, ये हैं थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट हो गए। और ये ब्लू कलर से जो मैं शो कर रहा हूं, ये है थिक फिलामेंट। ये हो गया क्या, ये हो गया थिक फिलामेंट। अभी ये थिन फिलामेंट के जो ये क्रॉस ब्रिज हैं, ये बल्बस हेड जिसको आप कहते हो, ये अभी थिन फिलामेंट के साथ अटैच नहीं है। क्यों थिन फिलामेंट के साथ ये इस वक्त अटैच नहीं है, इसकी रीजन क्या है कि ये थिन फिलामेंट के साथ अटैच नहीं है। एक मिनट में दोबारा इसको स्लाइड शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये स्लाइड शेयर हो रही है आपके साथ ये।
जी स्टूडेंट, स्लाइड शेयर हो रही है आपको? मुझे बताएंगे स्लाइड शेयर हो रही है? यस सर, चलें स्लाइड शेयर हो रही है। अच्छा अब देखें, ये ये अब मिसाल के तौर पे ये इसके हेड जो है वो थिन फिलामेंट के साथ क्यों अटैच नहीं हो रहे? क्योंकि इसके जो बाइंडिंग साइड है, क्या हो गया ये फिर अटैच नहीं हो? एक मिनट। तो क्यों ये जो है वो इसके साथ अटैच नहीं हो रहे? क्योंकि इसकी ये जो बाइंडिंग साइड है, चल रहा है, एक मिनट ये चल जाएगा। चलिए ये स्लाइड शेयर हो रही है, लेकिन ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एक मिनट। अब देखें, ये जो बाइंडिंग साइड है ना इसके, यहाँ पर जो बाइंडिंग साइड है, एक मिनट ये लिख नहीं रहा मेरा पेन, पता नहीं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, टाइम भी असल में क्लास का खत्म हो रहा है ना, तो इस वजह से यहाँ पर ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अब देख लीजिएगा अगर ये स्क्रीन शेयर हो रही है। अब हो रही है शेयर? जैसे ही लिखता हूँ तो ये खत्म हो जाता है। हो रही है ना शेयर? चलो ये स्क्रीन तो शेयर हो रही है, उस पर लिखा नहीं जा रहा है। हाँ ये देखें, अब ये थिन फिलामेंट पे इसके जो बाइंडिंग साइड हैं व्हाइट कलर के, इनको किसने कवर किया हुआ है? इसको कवर किया हुआ है किसने? येलो कलर के जो है ये ट्रोपोमायोसिन ने इनको कवर किया हुआ है। यानी इनके बीच में, थिन और थिक फिलामेंट के जो बीच में आई हुई है, क्या आई हुई है? ये ट्रोपोमायोसिन। जब तक ये ट्रोपोमायोसिन यहाँ से नहीं हटेगा येलो कलर का, तब तक ये थिक फिलामेंट के हेड थिन फिलामेंट के साथ अटैच नहीं होंगे। ये कैसे हटता है? इसका सीक्वेंस क्या है? तो इसका सीक्वेंस जो हटने का है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले इसमें यहाँ पर क्या आते हैं? सबसे पहले यहाँ पर आती है क्या चीज? नर्व इम्पल्स। क्या आती है? नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स जैसे ही यहाँ पर आती है तो वो एक केमिकल रिलीज करता है, एसिटाइकोलिन। जैसे ही एसिटाइकोलिन इसके करीब जाता है तो यहाँ पर जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज होना शुरू हो जाता है? कैल्शियम। और कैल्शियम जाकर इसके ऊपर यहाँ पर जो ट्रोपोनिन होते हैं उनके साथ अटैच हो जाता है। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ अटैच होगा तो ट्रोपोनिन क्या करेगा? इस ट्रोपोमायोसिन को कहाँ की तरफ खींच लेगा? ऊपर की तरफ खींच लेता है। इसको कहाँ खींच लेगा? इसको ऊपर की तरफ खींच लेगा। ये देखो कहाँ की तरफ खींच लिया इसको, ये ऊपर की तरफ जो है वो खींच लिया, यहाँ बाहर की तरफ ये। अब क्या हुआ? साइड एक्सपोज हो गए ना ये, यानी बाइंडिंग साइड एक्सपोज हो गए। जैसे ही बाइंडिंग साइड एक्सपोज होंगे, अब क्या होगा? ये जो थिक फिलामेंट है ये जाकर इसके हेड जो है वो अटैच हो जाएंगे किसके साथ? थिन फिलामेंट के साथ। अब अटैच तो हो गए, मगर अब इनको बीच में इसको खींचने के लिए, थिन फिलामेंट को स्लाइड ओवर कराने के लिए थिक फिलामेंट पर क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। एटीपी जो है वो किस में टूटेगा? एडीपी में। तो उससे एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए। एटीपी कहाँ से आएगा? ग्लूकोज से आएगा। ग्लूकोज कहाँ से आएगा? ग्लाइकोजन से आएगा। और आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो इमीडिएट ज्यादा और ज्यादा एटीपी की जरूरत है तो वो किससे मिल सकता है? क्रिएटिनिन फॉस्फेट से। क्यों क्रिएटिनिन फॉस्फेट से? कैसे मिलेगा? मैंने आपको बताया था ये जो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया, इसको दोबारा एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए क्रिएटिनिन फॉस्फेट एक फॉस्फेट दे देगा, ये बन जाएगा एटीपी, ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी मिल सके। ये कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए भी मसल को एटीपी चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए। जो ये जो क्रॉस ब्रिजेस है, जब रिलैक्स होगा मसल, क्रॉस ब्रिज टूटेगा, तब भी क्या चाहिए होगा? तब भी एटीपी चाहिए होगा। तो ये चीजें थी जो मैंने आपको बतानी थी, आपकी बुक के लिहाज से ये मैंने आज बता दी। कोई क्वेश्चन हो तो करें इसमें से। क्लियर हो चुका है ये आपको? कोई क्वेश्चन हो इसमें से करें, क्योंकि क्लास का टाइम अभी खत्म होने वाला है।